हाय। ये है पॉलिटी वाला क्लास चलेगा अभी। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट किया है। उसमें अभी तक 10 तक चल रहा है, 10 चैप्टर चल रहा है। अभी मैं पॉलिटी सेक्शन कर रही हूँ। अभी मैंने आर्टिकल जो शॉर्ट में मैंने कवर किया था वो आर्टिकल कंटिन्यू चलेगा, पर उसमें ना सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है, तो मैं अभी इसे डिटेल डिस्कस करूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, जो भी आर्टिकल में है या अलग से भी जो जो प्रोविज़न है पॉलिटी में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ लिख सकते हो पॉलिटी में, समझ सकते हो। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन पॉलिटी का आया तो ये तो अगर ये सारा लेक्चर आप देख लेते हो सही से तो आपका 9 क्वेश्चन कवर कर लेगा वो। तो ये पॉलिटी का इस तरीके से सेक्शन बनाया गया है। इसमें एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और भी जितने भी पॉलिटी के बुक हैं, डीडी बासु, सबका एक कंपाइल है जिसमें मैंने सारे बुक से जो भी इम्पोर्टेंट है वो उठाया है इसमें। आप अगर इसे कर लेते हो तो आपका सारा कवर हो जाएगा, पॉलिटी में कुछ डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। तो आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या है पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, ये देखते हैं पहले। तो बैकग्राउंड देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए एक असेंबली का ज़रूरत होता है। जैसे घर में कोई ओकेज़न हो तो हम एक असेंबली बनाते हैं, जो हमारे चाचा होते हैं, पापा होते हैं, दादा होते हैं, सब मिल करके एक असेंबली बनाते हैं, फिर प्लान करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे पॉलिटी में सबसे ऊपर पहले क्या है, लोग हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो सब जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ इंडिया में, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली का जरूरत होगा। उस असेंबली में कौन होंगे, तो उस असेंबली में लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है कोई भी नहीं हो सकता। उस टाइम जो लोकल प्रोविंशियल जो था, जैसे अभी लेजिस्लेटिव होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, उसी तरह उस टाइम लोकल लेजिस्लेटिव था, जिसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव कहते थे। उसके मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर थे, वो इसके सदस्य हो सकते थे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कहाँ से आया, तो उस टाइम कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आए थे। जो ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि इंडिया के पास जो इंडिया का पावर होगा, जो ब्रिटिश के हाथ में जो पावर थे, वो बोले थे कि चलो अब हम इंडिया को दे देंगे। पर इंडिया को जब पावर दे देंगे तो उनके पास ये प्रोविज़न है या नहीं कि वो इंडिया के लोगों को संभाल पाए। तो वो बोले थे कि चलो तुम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाओ, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हो तो हम तुमको पावर ट्रांसफर कर देंगे। तो 1946 में जो आया था कैबिनेट मिशन प्लान, इंडिया को ट्रांसफर देने की बात कही गई थी। पर वो इसलिए बोले थे, उनको देने का मन नहीं था, वो इसलिए बोले थे कि अरे ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना ही नहीं पाएगा तो कैसे देंगे, तो चलो तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के देखो, अगर तुम लोग सही से बना लेते हो, सही प्लानिंग कर लेते हो, तो चलो तुम्हारे हाथ में पावर दे दिया जाएगा। पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, जो उस टाइम के लोग थे, ये कर दिखाए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे, जिस हिसाब से अभी तक इंडिया चल रहा है। कुछ कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे जरूरत पड़ता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान रिकमेंड किए थे। सबसे पहले रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने के लिए कौन किए थे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो इंडिया आए थे, ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में बात करने के लिए। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसमें कौन मेंबर रह सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मेंबर ऑफ रिसेंटली इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। पहले तो सारा पावर ब्रिटिश रखना चाहते थे, पर बहुत सारा हल्ला, बहुत ज़्यादा फाइट, या सब लोग खड़े हो गए, नहीं हम इंडिया का पावर हमारे हाथ में होना चाहिए, आप कौन होते हो इंडिया के ऊपर पावर करने वाले। तो सब लोग जब जग गए कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो बहुत सारा फाइट हुआ। उसके बाद लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली बना, जिसमें इंडिया के लोग रहते थे, ब्रिटिश भी रहते थे, पर इंडिया अपना पावर धीरे धीरे लेना शुरू कर दिए थे। इसके बारे में हम डिटेल से हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में। उसमें भी हम एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, एकदम कहानी की तरह। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, कैसे कैसे कौन कौन लोग आगे आए, कैसे कैसे पावर हमें मिला। उसके बाद तक हम यहाँ तक पहुँचे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहिए। वहाँ के लोग ये दिन रात मेहनत कर करके कि हमारे लोग के पावर, हमारे लोग इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए असेंबली के द्वारा। तो ये असेंबली रिकमेंड किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। और ये इसमें क्या थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है उस टाइम लोकल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर, इसमें जो भी वहाँ के जो ब्रिटिश के थे वो इलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। पहले डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोकल प्रोविंशियल के लोग, तो वो उसमें मेंबर बनेंगे। तो उसमें जो मेंबर थे शुरुआत में वो 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। सबसे शुरू में 389 मेंबर थे, फिर पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद 2 कंट्री बन गए, तो उसमें फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299
ऐसे याद रख सकते हो कि पार्टीशन नहीं चाहिए था तो 299 नहीं और 389, मतलब 100 और बढ़ा दो और 389 कर दो 8 की जगह 9 की जगह 8 कर दो, ऐसे याद रख सकते हैं कोई तीव्रम लगा के। तो ये हो गया। बिफोर पार्टीशन 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर थे। तो ये भी बैकग्राउंड चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे और लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो अब देखो चेयरमैन, अब असेंबली के कोई ना कोई मुखिया होते हैं। हमारे घर में भी कोई अगर असेंबली बनता है, कोई ओकेजन होता है, शादी होता है, पार्टी होता है, उसके लिए हम प्लान करते हैं, तो प्लान के कोई मुखिया होते हैं, दादाजी होते हैं। तो उसी तरह जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं, तो जब असेंबली बना तो सबसे सीनियर मेंबर जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बिहार से थे। उन्हें बनाया गया था सबसे, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसी वाले यूपीएससी में पूछा गया था कि चेयरमैन, जो सबसे पहले चेयरमैन कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस टाइम के सबसे सीनियर थे उस असेंबली में, उन्हें ही बना दिया गया था। ठीक, मतलब शुरू में इलेक्शन नहीं हुआ कि किसको बनाना चाहिए, पर सब लोग अपना अपना सोच के कि हाँ ये सबसे सीनियर है तो इनको ही बनाना चाहिए, तो सब लोग सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसान। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर थे असेंबली में, तो उन्हें बना दिया गया आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ में। फिर जब इलेक्शन हुआ तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन बने, इलेक्टेड चेयरमैन, अगर पूछे इलेक्टेड चेयरमैन तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ये भी बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले जो इलेक्टेड चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद बने, और जो इलेक्टेड चेयरमैन ये थे, और जो इलेक्टेड नहीं थे, जो अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग से बना लिया गया था, वो सच्चिदानंद सिन्हा। दो इंसान का नाम याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो चीफ कमीशन प्रोविंस, अब कभी कभी कहीं लिखा रहता है चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या था, तो ये जैसे यूटी अभी है ना यूनियन टेरिटरी, उसी तरह चीफ कमिश्नर प्रोविंस पहले हुआ करते थे, उसे हटा भी दिया गया था एक अमेंडमेंट करके, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इसको याद रखना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होते थे, जो प्रेजेंट टाइम में यूटी है वैसे होते थे। नेक्स्ट है जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। अब ये ऐसी बात तो नहीं है कि एकदम से कैबिनेट मिशन प्लान आया, वो बोले कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हो गया। इससे पहले भी जो हमारे इंटेलेक्चुअल इंसान थे, जो इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनके दिमाग में भी तो आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए। तो यह आइडिया सबसे पहले आया था मानवेंद्र नाथ रॉय। आइडिया फर्स्ट टाइम किसके माइंड में आया था? मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसे एम.एन. रॉय भी कहते हैं, 1934 में। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपना देश चलाएंगे, यहाँ से ब्रिटिश को भगाएंगे। इसी तरीके से हो सकता है, ऐसे झगड़ा ऐसे बोल के नहीं होगा। जब तक हम अपना रूल रेगुलेशन नहीं स्थापित करेंगे, जब तक हमारे पास एक बुक नहीं होगा, एक रूल नहीं होगा, तब तक ये नहीं जा सकता। हम अपना रूल खुद से बनाएंगे और खुद से फॉलो करेंगे, ब्रिटिश कोई नहीं होता है यहाँ पर राज करने वाला। तो ये सबसे पहले जो दिमाग में आया था वो था मानवेंद्र नाथ रॉय के में। ये आइडिया जो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, वो मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 में आया था। फिर ये डिमांड भी रखा गया था, जब आइडिया आया तो ऑफिशियल डिमांड रखा गया था, वो था सी राजा गोपालाचारी 1935 में एक ऑफिशियल डिमांड रखा गया था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। पर ब्रिटिश मानने वाले कहाँ हैं, अपना पावर कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो ब्रिटिश इससे बोलते रहे, वो ना करते रहे, बोलते रहे। जब किसी चीज़ को हम डिमांड करते रहेंगे और वो सही हो तो कभी ना कभी वो पूरा जरूर होता है। तो जो आइडिया था वो सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय के दिमाग में आया था, यह आइडिया। मतलब उनके साथ और भी लोग होंगे, पर उनका नाम रख दिया गया है कि वो उसके मेन होंगे। तो मानवेंद्र नाथ रॉय बोले थे हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों के लिए बनाएंगे, और तब उस रूल रेगुलेशन चलाएंगे और ब्रिटिश फिर यहाँ से भगा देंगे उनको। तो ये वो उनका दिमाग में आइडिया आया था। पर ऑफिशियल डिमांड सबसे पहले कौन रखे थे? ऐसा कहा जाएगा कि आइडिया आया था मानवेंद्र नाथ रॉय 1935 में, और ऑफिशियल डिमांड रखा गया था सी राजा गोपालाचारी के द्वारा 1935 में। अब हम देखते हैं, अब ये सब तो बात हो गया। फिर अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया, रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो एक ड्राफ्टिंग कमीशन बनाया गया कि तुम ड्राफ्ट करोगे कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमीशन जिसके मेन आदमी थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्हें बनाया गया।
उनके मेन। तो ड्राफ्टिंग कमीशन बनाया गया, तुम एक ड्राफ्ट तैयार करो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो वो एक ड्राफ्ट तैयार किए, काफ़ी टाइम लगा उस करने में। अलग अलग पहले अपने लोगों का कंडीशन देखे कि हमारे लोगों का कंडीशन कैसा है, इसे कैसे फुलफिल किया जा सकता है। फिर अलग अलग कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, अलग अलग कंट्री का रूल देखे कि वहाँ पे जो रूल है उस तरीके से ये रूल अगर वो अपना रहे हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो लोगों का लाइफ स्टाइल वो कैसे चल रहा है। अगर ये वो लाइफ स्टाइल बढ़िया चल रहा है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये डालेंगे और अपने लोगों का भी लाइफ स्टाइल बढ़िया करेंगे। तो काफ़ी जद्दोजहद, दिन रात का मेहनत करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए बाय द ड्राफ्टिंग कमीशन के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमीशन जब ड्राफ्ट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी हजारों अमेंडमेंट हुआ, लोग डिस्कस किए, बहुत दिन तक डिस्कशन चला। फिर वो अमेंडमेंट होते 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 फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। तो अब कितना दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में? तो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं होता। बहुत हम पढ़ लेते हैं बहुत आराम से, चलो कोई नहीं, ये हो गया आराम से, पर इसको करने में बहुत जद्दोजहद करना पड़ा था। तो ड्राफ्टिंग कमीशन आया फर्स्ट। जो ये अब ये देखते हैं जो पहला असेंबली बैठा वो कब बैठा। फर्स्ट असेंबली सीटिंग कब हुआ था पहला असेंबली का? वो था 9 दिसंबर 1946 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट सिटिंग जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में। 46 में ये कहा गया, रिकमेंड किया गया, फिर असेंबली बन गया और फर्स्ट सिटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। अब ये फैक्चुअल है, कुछ कुछ फैक्चुअल आपको याद रखना पड़ जाएगा, ठीक। और सब कितना टाइम लगा था बनाने में टोटल? 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज। ये इतने टाइम के बाद ड्राफ्टिंग कमीशन जो अपना रिपोर्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट वो पहले पूरा कर दिए थे, पर इसमें 1000-2000 अमेंडमेंट हुआ। लोगों डिस्कस किए कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमारे इंसान लोगों जो है इंडिया के लोग उनके लिए सही है या नहीं है। इतना जद्दोजहद के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। फाइनली उसे 3 साल लगभग लग गया। कितना साल लग गया? 3 साल। 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। अब इसमें सेशन, टोटल सेशन कितने हुए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सेशन थे वो टोटल सेशन हुए 11 सेशन, 165 डेज। और इतना 11 सेशन हुए टोटल। पता है 2 सेशन 3 सेशन जो डिस्कशन हुआ 11 सेशन में हुआ, उसमें 11 सेशन में डेज कितने थे? 365 से याद रखना, 165 डेज। और फाइनली तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था। इसीलिए जो हमारा प्रियम्बल है उसमें लिखा गया था 26 नवंबर 1949 में। प्रियम्बल में जो है उसमें लिखा गया है 26 नवंबर 1949। इसमें कंप्लीट हो गया है। प्रियम्बल एक बार पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। कुछ कुछ जो आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन के उस टाइम से ही लागू हो गए थे, जैसे सिटीजनशिप का कुछ आर्टिकल उस टाइम से लागू हो गया था। पर पूरा इसे 26 जनवरी 1950 से इसे पूरा लागू कर दिया गया था पूरे देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए। तो 26 जनवरी का ही डेट क्यों रखा गया था ये आप बताना कमेंट करके। ये 26 जनवरी, जब वो नवंबर 26 को तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 जनवरी को हम क्यों किए थे? इससे कुछ 1930 में कुछ हुआ था। अब बताना इसका क्या है, नहीं तो मैं आप पूछना, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये था बैकग्राउंड का। अब इसमें टोटल 22 कमेटी थे। टोटल कमेटी कितने थे इसमें? बाईस, हर एक चीज़ के लिए कि तुम देखोगे एजुकेशन कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे कमेटी बना के अलग अलग डिवाइड करके फिर बनाया गया। तो इसमें टोटल कमेटी हमारे थे 22 कमेटी, जिसमें से 8 मेजर कमेटी थे।
एट मेजर कमेटी थे, बाकी के माइनर। मेजर में वही ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऐसा उसे सौंपा गया था उन्हें। तो 8 मेजर टोटल 22 कमेटी, 8 मेजर थे उसमें से। और जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे वो थे BN राव। पॉलिटिकल एडवाइजर जो थे वो थे बेनिगल नाथ राव। ये जूरिस्ट थे। तो ये बैकग्राउंड था। इसके अलावा बैकग्राउंड से कोई भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो इसमें, यानी कमेंट में बता सकते हो। आपको भी फायदा होगा, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सबको फायदा होगा। तो ये था हमारा बैकग्राउंड। पॉलिटिकल एडवाइजर बेनिगल नाथ राव थे, जूरिस्ट थे वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बोल सकते हैं, जिसे कुछ कुछ एडवाइस करते थे वो। तो ये था बैकग्राउंड के बारे में। ये इससे ज़्यादा बैकग्राउंड के बारे में और कुछ नहीं पूछा जा सकता। अब देखते हैं कि इतना बन के जब तैयार हुआ तो क्या क्या था इसमें। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? शुरुआत में जब बना तो उसमें 395 आर्टिकल थे। पार्ट 22 और शेड्यूल 8 शेड्यूल थे। ठीक, फिर पार्ट कितना हो गया चेंज नाउ, प्रेजेंट में कितना है पार्ट? सबसे पार्ट के बारे में देखते हैं। पार्ट में 22 से अभी के टाइम में 25 है, 25 चेंज हो गया। पार्ट कहते हैं, पार्ट दिया गया है, पार्ट के अंदर आर्टिकल होता है और शेड्यूल अलग चीज़ है। इसको अलग से रखा गया है। जो भी एनालिसिस होगा, जो भी टेबल होगा, टेबल बनाते हैं ना अलग से। चलो राज्यसभा है, पर राज्यसभा में कौन कौन कितने कितने मेंबर होंगे हर एक स्टेट में। तो इसको और लेंथी नहीं बनाने के लिए इसे अलग से एक टेबल बना दिया गया है शेड्यूल में। सैलरी, चलो सैलरी कितना, पार्लियामेंट के जो लोग होंगे उनका सैलरी क्या होगा, तो ये सबका सैलरी एक टेबल में बना दिया गया है, जिसे शेड्यूल कहते हैं, जो शेड्यूल 2 है। तो उसमें इस तरीके का टेबल जो होता है उस तरीके से बना दिया गया है। तो उस वो शेड्यूल है। पार्ट होता है, जो पार्ट में आर्टिकल कंसिस्ट होता है। पार्ट मान लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट है, तो सिटीजनशिप एक्ट है तो उसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है कि सिटीजनशिप का क्या क्या प्रोविजन है, किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, किससे अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो किस आर्टिकल के द्वारा उसे हटाया जा सकता है सिटीजन से। तो पार्ट एक कह दिया गया है कि हाँ चलो ये पार्ट है, इसका हेडलाइन है और इसमें क्या क्या बात है वो आर्टिकल में दिया गया है। तो ये होता है पार्ट और आर्टिकल। और शेड्यूल एक सेपरेट पार्ट होता है जो एक टेबल के रूप में बताया जाता है कि चलो सैलरी का बात हो रहा है तो सैलरी इसमें किसको कितना सैलरी दिया जाएगा, तो वो सैलरी का बात किया गया है। तो देखो पार्ट 22 थे शुरू में, फिर 25 कर दिए गए। इसका मतलब 3 ऐड किया गया, नहीं 3 ऐड नहीं किया गया, 5 ऐड किया गया, 2 माइनस किया गया और 5 ऐड किया गया। तो अब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट ऐड कर दिया गया। 5 देखते हैं पहले कौन कौन सा ऐड किया गया। पहला है 73rd, फिर 74th, कब कब क्या किया गया ये भी करेंगे। फिर 97th, ये सब अमेंडमेंट है, इतना ये सब अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। कौन कौन सा ऐड किया गया अभी हम देखेंगे। फिर 42nd में तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। फिर 42nd
1 2 3 4 5 हो गया। माइनस का देखेंगे कौन कौन सा। 73rd यानी कि इसमें किया गया आर्टिकल 9 पार्ट 9, सॉरी पार्ट 9 को हटा भी दिया गया था, अभी देखेंगे माइनस किया गया। इसमें पार्ट 9 ऐड किया गया था, जो किसके बारे में था, ये पंचायत के बारे में। ये था पंचायत के बारे में। कब किया गया था? 1992 में। फिर 74 ये मुंशी, ये भी 9A इसमें ऐड किया गया था। 9A ऐड किया गया था। पार्ट 9A ये म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करती है। म्यूनसिपैलिटी कि हर लोकल लेवल में गवर्नमेंट होना चाहिए, शहर में म्यूनसिपैलिटी और गांव में पंचायत होना चाहिए। ये अमेंडमेंट किया गया था 73rd, जिसमें पार्ट 9 ऐड किया गया था और 9A ऐड किया गया था म्यूनसिपैलिटी के बारे में। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये 2011 में। इसमें 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब होता है लोकल इनकम। मान लेते हैं मैंने कोई कॉपी का मैंने पेज बनाने का कोई फैक्ट्री खोला, मैं बगल में कर रही हूँ, मेरे बगल में भी कर रहे हैं, और भी सब लोग मिला के, और सब महिलाएं, जितनी महिलाएं, मैंने उसे, मान लो अगरबत्ती का बिजनेस है, अगरबत्ती का बिजनेस में बनाना शुरू की। अब उसमें मैं बहुत आसपास के जितने भी महिलाएं हैं सब में उसे रोजगार में लगा दी, कुछ कुछ उन्हें सैलरी मिलता है। पर उनको सैलरी, मैं कोई भी मॉडरेट, कोई भी इंसान हाई लेवल पे नहीं होगा कि उसको जो इनकम हुआ उस हिसाब से सैलरी देंगे, वो नहीं होता। कॉर्पोरेट मतलब होता है कि जो सप्लायर होते हैं और प्रोड्यूसर, सबको मिल करके जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। कोई भी बीच में कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा और किसी के पास कम नहीं जाएगा, सब मिल के जितना भी इनकम होगा सब मिल के उसके भागीदारी करेंगे, तो उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था कि ये होना चाहिए हर स्टेट में, तो इससे क्या होगा, लोकल इनकम बढ़ेगा। तो आर्टिकल 9B 2011 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। अभी तो इनके मिनिस्टर भी हैं, अब कौन मिनिस्टर है आप ये बताना कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जोड़ा गया था 4A फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी या शॉर्ट में पढ़ाई भी होगा, उससे देखना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटी से, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट आने वाले जब हम लोग फंडामेंटल कवर करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था 4A 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, मतलब हमें पेड़ पौधा का ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने जो फ्लैग है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीज़ है हमारे जो पहले बहुत लड़ाई लड़े हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जो आगे बढ़े, उनका हमें चीयर करना चाहिए उन्हें। ये सब फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा गया है। फिर 42nd अमेंडमेंट में एक और ऐड हुआ था 7 पार्ट 14 ऐड किया गया था A, जिसमें था ट्राइब्यूनल होना चाहिए। 14A ट्राइब्यूनल होना चाहिए 1946 में, जैसे नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल होता है, ये सब होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या माइनस किया गया। ये 5 ऐड किया गया 7A के द्वारा, 4A के द्वारा, और 9A 9B, ये सब ऐड किया गया है पार्ट। अब देखते हैं 2 माइनस कौन सा किया गया। 2 माइनस किया गया, पहला है 9, जो प्रॉपर्टी राइट के बारे में कहा जाता है। इसे माइनस किया गया, और 7 को भी माइनस किया गया, जिसमें था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, जैसे स्टेट होता है ना वैसे ही होते थे। इसे हटा दिया गया पार्ट 7 में से। पहले पार्ट 7 होता था और पार्ट 9 प्रॉपर्टी राइट था, जिसे कौन से अमेंडमेंट एक्ट करके किया गया था, आप ये 2 बताना। कुछ टास्क आपके लिए भी होना चाहिए।
तो ये था। फिर ये तो पार्ट था, कौन कौन सा ये हटा दिया गया। अभी पहले शेड्यूल 8 था, अभी 12 हो गया, तो 4 कौन सा ऐड किया गया। हम अभी सारा शेड्यूल देखेंगे, किसमें क्या नया तरीका भी देखेंगे। अब देखो पार्ट 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल पहले कौन सा ऐड किया गया, पहले ये हम देखते हैं। 4 शेड्यूल ऐड कौन सा किया गया। पहले शेड्यूल 9 शेड्यूल 10th 11th और 12th। इसमें ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। फिर 10th किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये किया गया 73rd जो पंचायत के बारे में, ये किया गया 74th 1992, ये भी 1992 में। ये किया गया था 1985। अब ये क्या था, इसमें जो प्रॉपर्टी राइट के बारे में था, लैंड के बारे में था कि पहले जो कुछ लोगों के पास, जमींदार लोगों के पास बहुत लैंड होते थे और कुछ लोग बहुत गरीब थे, उनके पास एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग के हमारे यहाँ हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर को बहुत ऊपर रखा गया है। लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। पर अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास कम लैंड हो, तो कुछ लोग बहुत गरीब रहेंगे और कुछ लोग बहुत अमीर रहेंगे। तो इसे इक्वल करने के लिए 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। इसमें लैंड के बारे में था कि कैसे इक्वली लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फिर 10th अमेंडमेंट एक्ट किया गया डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। पहले क्या होता था, अगर कोई आदमी एमपी एक सीट से एक पार्टी से जीतते हैं तो वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो इसे रोकने के लिए, क्योंकि फिर बैलेंस बिगड़ सकता है, अगर आपको कोई इंसान किसी जगह से जिताया है तो उससे आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है वहाँ के लोगों को कि आपको उनके एक्सपेक्टेशन में फुलफिल करना चाहिए, उतरना चाहिए, पर आप दूसरे फिर जगह जा रहे हैं अपने लोभ की वजह से, तो ये सही नहीं है। तो इसी को रोकने के लिए अमेंडमेंट किया गया, शेड्यूल जोड़ा गया 10th शेड्यूल, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। अगर कोई इंसान अपने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था जैसे अपने पार्टी का बात नहीं सुनता हो, या कोई इंडिपेंडेंट, अगर कोई राज्यसभा में जो ये नॉमिनेट किए जाते हैं, अगर 6 महीने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर जो 1/3 2/3 1/3 अगर चले जाते हैं किसी में, तो पहले ये प्रोविज़न था तो वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, पर अब 2/3 चले जाएंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। अगर उससे कम वाले में चले जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत डिटेल में देखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन है, ये वही चीज़ है कि अगर एक पार्टी से जीते हैं तो आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, अपना पार्टी जिस पार्टी से जीते हैं उसका आपको बात मानना चाहिए। ये सब बारे में, कोई इंडिपेंडेंट अगर कोई है तो वो कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है, आपको क्यों जिताया है इंसान, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन है आप कुछ अच्छा करोगे। आप जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो ये सब चीज़ ग्राउंड रखा गया, 10th शेड्यूल में जोड़ा गया, जिसे डिस्क्वालिफिकेशन में रखा गया। फिर 11th शेड्यूल जो अभी हमने देखा कि अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में 73rd एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें पार्ट 9 रखा गया था, पार्ट 9 को रखा गया था। उसमें पंचायत, वो उसी का शेड्यूल 11th है, और म्यूनसिपैलिटी का शेड्यूल 12 है। जो भी डाटा होगा पंचायत से सब 11th शेड्यूल में रहेगा, जो भी डाटा होगा म्यूनसिपैलिटी से वो 12th शेड्यूल में होगा। तो ये था शेड्यूल के बारे में। पहले 8 थे, अभी 4 बाद में जोड़ा गया। तो कौन कौन सा जोड़ा गया वो बता दें मैंने। आर्टिकल पहले 395 था, अभी आर्टिकल कितने हैं टोटल? 448 आर्टिकल है, 448 सब जोड़ के लाया गया।
अब ये देखना है कि शेड्यूल 12 शेड्यूल कौन सा है, उसका एक फॉर्मूला होता है याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स मतलब टेरिटरी। इसमें इम्बैल्यूमेंट शेड्यूल वन में टेरिटरी कौन कौन से टेरिटरी होंगे उसका शेड्यूल 1 में रखा गया था। ई फॉर इम्बैल्यूमेंट मतलब सैलरी, अलाउंसेस। फिर राज्यसभा में सीट कितने, कहाँ कौन से सीट में कितने सीट होंगे, इसमें रखा गया है कि शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल एरिया कौन कौन से होंगे वो इसमें रखा गया है। अदर बैकवर्ड एरिया मतलब और भी बैकवर्ड एरिया कौन कौन सा होगा, शेड्यूल एरिया। फिर इसमें रखा गया है